चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये क्वथनांक है। और क्वथनांक किस प्रकार से काम करेगा? क्वथनांक तो समझते होंगे आप लोग। क्वथनांक का मतलब हो गया, यदि सिंपल भाषा में देखें तो क्वथन अंक, क्वथन, ठीक है ना, क्वथन जानते हैं आप लोग। क्वथन का मतलब होता है यहाँ पर उबलने से, है ना। और वह अंक जिस ताप पर क्या हो जाता है, कोई द्रव उबलने लग जाता है ना। तो क्वथन का अंक जैसे माना उस टेम्परेचर पर, है ना, तो क्वथनांक हो जाएगा। ये सिंपल भाषा का है ना। लेकिन जो हमारे पास रसायन विज्ञान की भाषा है, जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। उसमें कोई भी द्रव क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है, क्वथनांक है। क्वथन माने उबलना, है ना, उसका अंक, तो क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक देखें, हम पढ़ रहे हैं कौन से, डी सीरीज, यानी कि 3D सीरीज में। देखो यदि हम 3D सीरीज में देखेंगे तो क्वथनांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसमें कि अभी हमने बताया था कि जो कर्नेल्स होते हैं, कर्नेल्स मीन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इस पर हमारा कोई क्रिस्टल हमारे पास है तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स Fe हो सकता है, और भी धातुओं का भी हो सकता है। और इसके चारों ओर क्या हो रहा है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। यहाँ पर यदि देखें बेटा तो 3 धातुएं हैं। जैसे हमारे पास है क्रोमियम, एक तो है क्रोमियम, दूसरा है इसमें मैग्नीज, तीसरा है जिंक। ये 3 धातुएं हैं। यदि इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 3D5 4S1, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा, 3D5 4S2 और 3D10 4S2। देखो बेटा ये तीनों के तीनों क्या है, ये स्टेबल है। इनको बोलते हैं हम स्थायी अवस्था में। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और इन स्थायी होने के कारण इनका क्या होता है, लो कम, यानी कि जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा, वो कम होगा। इनके स्थायित्व के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागना चाहते, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्थायी है ज्यादा, इसलिए क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागना चाहते, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इनका बॉइलिंग क्या पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इनका क्वथनांक कम होता है, ठीक है ना। इनका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। क्योंकि क्या, क्यों होता कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं चाहते। तो क्वथनांक भी किस पर डिपेंड करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जो आसानी से त्याग देगा उनका क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। और यदि हम देखें उसके बाद है अपचयन विभव। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा इसमें, वो है अपचयन विभव। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास अपचयन विभव। अपचयन विभव किसे कह सकते हैं, अपचयन विभव हमने पढ़ा था, अपचयन विभव, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर। आ रही है ना बेटा। तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या काम करता है, आप लोगों को पता होगा। जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। तो इस, एक मिनट बेटा, आवाज आ रही है बेटा, यस सर। अब आ रही, जी सर। आ रही बेटा आवाज,
यस यस सर। सर। अच्छा चलो ठीक। ये है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन पोटेंशियल, या जिसको हम बोलते हैं अपचयन विभव। ठीक है ना, अपचयन विभव। तो इस अपचयन विभव को हमने किस में देखना है कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में इसके बाद नेक्स्ट वाले जो भी अन्य सीरीज होंगे उनमें रिडक्शन पोटेंशियल किस प्रकार से होगा, है ना। 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया। तो यहाँ जनरली हम क्या ले रहे हैं, 3D सीरीज ले रहे हैं और उसी के आधार पर मान रहे हैं कि अन्य में भी इसी प्रकार से हो रहा होगा। ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले नोट हमें कर लेंगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। क्या होगा, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव जो हमारे पास 3D सीरीज है, 3D क्या है, सीरीज है, श्रेणी है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस पूरे जो क्या होगा, जो हमारे पास 3D सीरीज है, इसमें अपचयन विभव कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक समझते हैं आप लोग, ऋणात्मक क्या होता है। मैंने बताया था ऋणात्मक कहाँ होता है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, दो चीजें पढ़ी थी हमने, जब हमने हैलोजन परिवार पढ़े थे और दूसरा अक्रिय समूह पढ़े थे। तो वहां पर हमने कहा था एक जगह ऋणात्मक हो जाता है, एक जगह धनात्मक होता है। तो यहाँ पर अपचयन विभव क्या है बेटा, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। इस पूरी सीरीज में देखो, यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो अपचयन विभव किस प्रकार से, तो पहले हमें समझ लेते हैं अपचयन विभव क्या होगा। जैसे जो सबसे कम अपचयित होने वाला पदार्थ, पहले हमें देखते हैं कि यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे कम जो अपचयित होने वाला पदार्थ है, वो जिसका अपचयन विभव कम है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे कम जिसको कहते हैं अपचयन विभव, अपचयन विभव। ठीक है ना, किसका होता है, अपने सबसे कम अपचयन विभव किसका होता है बेटा, वो लिथियम का होता है ना। और कैसे होता है इसका, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना। कैसे होगा, ऋणात्मक। सबसे कम अपचयन विभव किसका होगा, लिथियम का होगा, और वो कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। तो जिसका कम अपचयन विभव होगा वो स्वयं तो ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, अपचयन विभव कम होने का मतलब स्वयं जिसने अपना ऑक्सीकरण करना है। तो ये ध्यान रखना इसमें। दूसरा क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका होगा, सबसे जो ज्यादा होगा वो अपचयन विभव किसका होता है, ये होता है फ्लोरीन का, यानी कि दूसरे का अपचयन करेगा, है ना। इसमें क्या होगा, ये कैसे होता है, धनात्मक होता है, ध्यान रखना। इन धनात्मक और ऋणात्मक के बीच एक क्या आएगा, शून्य भी तो आएगा। इसलिए क्या होता है, इनके बीच शून्य, जिसका मतलब एक धनात्मक, जब हम ऋणात्मक से चलते हैं, जैसे -1 -2, है ना, सपोज -2 से चला -1, 0, फिर +1, ऐसे तो देखो बीच में 0 आए। तो इनके बीच यदि देखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिथियम होता है वो सबसे कम सबसे क्या होगा, कम अपचयन विभव वाला होगा। ठीक है ना, लिथियम सबसे ये आएगा, ये कम वाला है। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, फिर 0 वाला आएगा। 0 किसका होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अपचयन विभव क्या होता है, 0 होता है। और 0 फिर उसके बाद सबसे ज्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्या हो गया, फ्लोरीन का हो गया। तो इस प्रकार से यदि देखें तो इस प्रकार से सीरीज बनती है, जो हमारे पास सक्रियता श्रेणी है वो इस टाइप से बनी हुई है। ठीक है ना, कि ऋणात्मक से शुरू हुआ, 0 आया, 0 से सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास पहुंचा। ठीक है ना, इतनी बात हमें समझ में आगे होगी। यहां पर क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए उनका अपचयन विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहां ध्यान रखना, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने वाली जो प्रोसेस है, वहां पर उनका अपचयन विभव क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जिनको जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनका अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। अब यहां पर देखो, हम पढ़ रहे हैं 3D सीरीज, ये तो था उसके बारे में, अपचयन विभव के बारे में।
3D सीरीज में देखो बेटा, 3D सीरीज जो हमारे पास है ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसमें सबसे बढ़िया विशेषता क्या है, इस पूरे सीरीज में जो अपचयन विभव है वो सारा का सारा ऋणात्मक है। देखो मैं लाल पेन से नोट करवा दे रहा हूं, ये सब का सब क्या है, ऋणात्मक है। सबका जो अपचयन विभव होगा वो ऋणात्मक होगा, लेकिन इसका नहीं, कॉपर का नहीं। कॉपर का अपचयन विभव ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सार सबका है, स्कैंडियम का है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, लेकिन कॉपर का नहीं। कॉपर का जब हमने देखा होगा, जब हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं इसका नाम, तीसरा चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पर हम क्या करते थे, कॉपर का जो अपचयन विभव होता था प्लस 0.34, याद आया होगा। देखो ये धनात्मक है, बाकी सबका ऋणात्मक है, लेकिन किसका है, कॉपर का धनात्मक है। ठीक है ना, कॉपर का क्या है, धनात्मक है। ये अपवाद है, यहाँ इस सीरीज में क्या है, ये अपवाद है कॉपर। बाकी सबका अपचयन विभव क्या है, ऋणात्मक है, केवल किसका धनात्मक है, कॉपर का। ठीक है ना, यह आपने देखा भी है। तो इस प्रकार से यदि मानेंगे कि ये इसका क्या है, धनात्मक है। यहां देखो बेटा, इसमें जो सीरीज है वो किस प्रकार से आती है, देखो जैसे मान लीजिए यहां पर होगा तो हाइड्रोजन, देखो मान लीजिए इधर की तरफ हमारे पास ऋणात्मक है ना, मान लीजिए यहां से यहां तक जो ऋणात्मक अपचयन विभव, ये ऋणात्मक अपचयन विभव है, अन्य तत्व है ना। लेकिन यहां पर यदि देखेंगे तो पहले आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा शून्य, अब इसके बाद धनात्मक शुरू हो जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएंगे, मान लीजिए धनात्मक शुरू होते हैं, तो देखो सबसे पहले जो सबसे कम होगा धनात्मक होगा कॉपर का होगा, Hg, Au, ठीक है ना, पैलेडियम्स, है ना, Pt, Hg, सॉरी Ag, Ag भी आता है इसमें, Ag भी आता है ना, तो Ag कहीं बीच में होगा। तो इस प्रकार से देखो यहां धनात्मक बढ़ना शुरू हुआ, तो ये क्या है, जो कॉपर है ये लीस्ट है, कम धनात्मक है, लेकिन है धनात्मक। ठीक है ना, इसके बाद धनात्मकता बढ़नी शुरू हो गई इधर की तरफ। तो यहां पर एक क्वेश्चन और है बेटा, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे इसको, क्वेश्चन से क्या समझेंगे कि देखो यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा हूं, उससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा कि देखो जैसे मान लीजिए कॉपर, ठीक है ना, Hg, Au, Pd, Pt, Ag, ये अम्ल से अम्ल में विलय नहीं होते, ये अम्ल में विलय नहीं होते, विलय नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो नहीं होते, क्वेश्चन भी है और साथ साथ में इस चीज को हमें समझना भी है। देखो हमने कहा कॉपर अम्ल में विलय नहीं होता है, हाइड्रोजन अम्ल में विलय नहीं होता है, ये कोई भी विलय नहीं होता है, ये जो है विलय नहीं होते, जबकि ये क्या है, सबके सब धातु है बेटा, ये सबके सब क्या है, धातु है। और हमने ये भी माना था कि जब धातु के साथ हम क्या करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, मान लीजिए अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमें पता है। जब क्या हो करते हैं, हम अम्ल के साथ किसी भी धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका कारण है कि हाइड्रोजन इन सब में से, देखो यहां पर यदि देखेंगे तो जो कॉप, यदि शुरुआती तौर पर देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का अपचयन विभव, अपचयन विभव इन धातुओं से कम है। देखो कॉपर, Hg, Au, क्योंकि ये सब धनात्मक है ना, ये क्या है बेटा, सबके सब धनात्मक है,
AgAu, ठीक है ना। यहाँ पर Pd पैलेडियम्स हो गया, Pt हो गया, Ag हो गया, इन सबसे कम है। देखो हाइड्रोजन का जो अपचयन विभव है इन धातुओं से कम है। इतनी बात समझ में आ गई। जब इसका हाइड्रोजन विभव कम है तो ये क्या नहीं कर पाएगा, इसका इसका अपचयन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। क्या नहीं हो पाएगा, और इनका देखो, जिस मान लीजिए जिसका अपचयन विभव कम होगा वो दूसरे का अपचयन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इनका अपचयन विभव क्या है, ज्यादा है, तो जिसका अपचयन विभव कम है, कम वाला ज्यादा वाले को क्या नहीं कर पाएगा, अपचयित नहीं कर पाएगा। इसका अपचयन हाइड्रोजन का क्या है, कम है अपचयन विभव, लेकिन इनका ज्यादा है, जैसे कॉपर का है, Hg का है ना, Ag का है या Au का है, इनका अपचयन विभव क्या है, ज्यादा है, और इसका क्या है, कम। तो ये इनको अपचयित नहीं कर पाएगा, और अपचयित न कर पाना क्या होगा, कि इनको अपचयित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन उनसे क्या नहीं कर पाएगा, क्लोरीन उनको नहीं दे पाएगा, या हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि देखो हाइड्रोजन का अपचयन विभव इन धातुओं से कम है, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या नहीं पाएगी, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो ये संभव ही नहीं पाएगा, विलय कैसे हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है ना। आपको कुछ बोलना चाह रहा था, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हैं, यहां पर ही नोट कर सकते हैं कि अपचयन अपचयन केवल उसी का होता है, उसी का होता है जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, ठीक है ना। यदि अपचयन किसका होगा, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा, हाइड्रोजन का कम है, इसलिए हाइड्रोजन का अपचयन यहां पर नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन इसमें देखो, जैसे मान हमने कहा कॉपर, कॉपर ने HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इसका अपचयन नहीं हो पाएगा, इसलिए यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इससे ऊपर वाले होंगे तो उनसे आसानी से हो जाएगा, जिनमें माइनस होगा, है ना, माइनस वालों से आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं, जिसका अपचयन विभव अधिक होगा उसी का अपचयन होगा। तो इसका अपचयन विभव कम है HCl का, इनकी तुलना में HCl में देखेंगे तो HCl का अपचयन विभव कम है, इसलिए यहाँ पर HCl का अपचयन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये अभिक्रियाएं यहाँ ध्यान रखना पड़ेगी, इसलिए जो ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे चलते हैं, देखो उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय गुण, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण हमने दो प्रकार के पढ़े थे, जानते हैं बेटा, कोई बता सकता है चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है बेटा। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो दो प्रकार के है ना, एक तो आप लोगों ने पहले एक दिन मुझे भी बताया था, ठीक है ना, कि किस प्रकार से चुंबकीय गुण, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है ना, दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। एक तो होता है जहां पर बोलते हैं हम अनुचुंबकीय, एक शब्द आएगा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक्स, पैरामैग्नेटिक, है ना। दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। भाई चुंबक के पास दो ही तो गुण होंगे धातुओं से संबंधित,
है ना, और इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ये अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि बार बार आपको याद रहे, है ना, ये भी चीज याद रखनी है आपको। दो चीजें है ना, ये देखो, एक तो पैरामैग्नेटिक है, एक अनुचुंबकीय है और एक प्रतिचुंबकीय। भाई चुंबक से कोई धातु या तो आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, दो ही चीजें तो होती हैं। चुंबक या किसी धातु से आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो यदि माना वो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, दूर भाग रहा है किसी धातु से, तो उसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। और यदि वो चुंबक के नजदीक खींचे आ रहा है, आकर्षण हो रहा है उसमें, तो उसे बोलेंगे अनुचुंबकीय। ठीक है ना, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। जो क्या हो रहा होगा, आकर्षित हो रहा होगा, उसे कहेंगे चुंबकीय, है ना, अनुचुंबकीय। और जो क्या हो रहे होंगे, प्रतिकर्षित हो रहे होंगे, उसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। क्लियर। लेकिन इसकी विशेषता एक और होती है बेटा, अनुचुंबकीय हमेशा क्या होते हैं, जो आकर्षित होने वाले होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें क्या होते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं उनमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्म नहीं होता, जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है ना। और यदि माना उनमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। जिनमें युग्म बनता हो, युग्म बनता हो युग्मित इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। तो ये दोनों विशेषताएं देख लो बेटा, है ना। अनुचुंबकीय क्या हुआ, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, अनुचुंबकीय हुआ जो आकर्षित होते हैं और उनमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रतिचुंबकीय होंगे जिनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, उनमें प्रतिकर्षित होगा और साथ साथ में उनमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ और यहाँ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये विशेषताएं भी हैं, इन दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमने समझ लिया। अब देखें, वैसे मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास 3D सीरीज है, देखो बेटा 3D सीरीज है, हम समझ सकते हैं कि इनमें गुण कैसे आएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये देखोगे 3D सीरीज में, ये देखो स्कैंडियम को देखते हैं, स्कैंडियम, तो इसमें क्या आता है, D1, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम क्या होगा, D2 आएगा, ये भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर यदि देखें, डी के कितने कक्षक होते हैं बेटा, 5 सर। बिल्कुल 5 होते हैं। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें दो आया, 5 तक तो अयुग्मित हो जाएंगे। देखो 5 तक अयुग्मित हो गए। देखो क्या है, स्कैंडियम, वैनेडियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये देखो इसमें D3 हो गया, तो इसमें D3 का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बने, तब भी अयुग्मित हो रहा है। फिर क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, इसमें 4, इसमें 5 होते हैं, सॉरी D5 होता है, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 5 हो गए, ये भी तब भी अयुग्मित है। ठीक है ना। अब देखो फेरस को देखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, D6 आ जाएगा, D6 का मतलब ये यहाँ आ जाएगा, तब भी अयुग्मित, देखो 4 हो गए, है ना। फिर उसके बाद कोबाल्ट आएगा, D7 आएगा, तो 7 में तब भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, अभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फेरस, कोबाल्ट, निकिल, फीकू, है ना, निकिल आ जाएगा, D8 आएगा, तो 8 में भी तब भी क्या है, 2 बचे। यदि हम देखेंगे कोबाल्ट, फिर क्या आएगा, फिर कॉपर, सॉरी कॉपर, कॉपर, इसको आता है D10 हो जाता है सीधे। D10 का मतलब यहाँ पर पूरे हो गए, है ना। लेकिन D10 के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, 4s1 हो जाता है, तो इसके पास s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। सिर्फ देखो जिंक में, जिंक है जिसमें क्या है, 4s2 एंड 3d10 है, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है। ये क्या होगा, एक मात्र इसमें क्या है, डी सीरीज में, वो है अनुचुंबकीय। कौन सा वाला, जिंक, जिसमें क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ये है अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय, ये है बेटा प्रतिचुंबकीय, जो प्रतिचुंबकीय दिखाता है ना, जिसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, डायमैग्नेटिक।
और बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये अनुचुंबकीय हैं, क्योंकि इसमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है वो जिंक वाली सीरीज है, इसको देख लेना। तो इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। देखो उसके बाद है बेटा इसमें नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं बेटा म्यू से। ठीक है ना। और मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या होगा, ये इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट यदि हम देखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट किस प्रकार से हो सकता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, √4s, और ये आएगा s+1। जहां पर s क्या है बेटा, s इसमें स्पिन है। स्पिन जानते हैं घूर्णन की, है ना। स्पिन क्वांटम नेचर, यानी स्पिन क्वांटम नंबर्स। जो इसमें स्पिन हमने बताया था आपको 11 में बताया था, प्लस माइनस होती है ना। प्लस एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दो प्रकार की स्पिन होती है इलेक्ट्रॉनों में। एक क्लॉकवाइज घूमती है जिसका चक्रण होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n, यहां पर आएगा n, और यहां आएगा n+2। क्या आएगा, n+2। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर एक नेचर आ जाएगा। अब यदि हमें देखो, मान लीजिए सपोज क्या होगा, स्कैंडियम का देखते हैं। n क्या है बेटा, n यहां पर जो n होगा इसमें जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पर हम n बराबर लिख सकते हैं इसको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब चलते हैं किसमें, अब देखते हैं हम डी सीरीज में। जो हमारे पास डी सीरीज है, 3D सीरीज है, इसमें देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो पहले स्कैंडियम देखेंगे। स्कैंडियम के पास यदि देखेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर आएगा रूट, और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना। और प्लस कितना आ जाएगा, 1+, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, मुझे लग रहा है ये 1 ही है ना, फॉर्मूले में 1 आएगा, n+1। तो इस टाइप से आ जाएगा। तो यदि हम इसको देखेंगे, नहीं नहीं 2 ही है यार इसमें, n इस टाइप से बेटा है ना, प्लस का चिन्ह तो है नहीं इसमें बीच में। ठीक है राइट, यहाँ पर 2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा रूट n की जगह क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ आएगा 1+1, 2। तो कितने हो जाएंगे, 1+2 3 हो जाएंगे। 1+2 कितने हो जाएंगे बेटा, 3। तो 3 × 1 ये बराबर 3 हो जाएगा, तो √3। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, जो भी है 1 पॉइंट समथिंग। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले जो संख्या आई, वो हमेशा क्या दिखाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन के अनपेयर होने की संख्या, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें। ठीक है ना, दशमलव से पहले जो भी संख्या आएगी वो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मूवमेंट निकाल सकते हैं। किसका, जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट प्रत्येक अणु का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा इसमें, आगे देखते हैं इसके बाद है इसमें, जो हमारे पास जितने भी इनके कंपाउंड है, कलर ऑफ द कंपाउंड, है ना, यानी कि जितने भी 3D सीरीज के कंपाउंड बनते हैं, जितने भी यौगिक बनाते हैं, कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, यानी कि यौगिकों के रंग, जितने हमारे पास यौगिक बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे, यौगिकों के रंग, जो हमारे पास किसके, जो 3D सीरीज से बनने वाले यौगिक होंगे। ठीक है ना,
यहां पर देखो बेटा, सबसे पहली विशेषता क्या है, ये हमने काफी देरों से पढ़ रहे हैं कि पहली विशेषता इसकी ये है कि इसमें क्या होता है, जितने हमारे 3D सीरीज है कि उसमें क्या होगा, डी एन माइनस वन, डी क्या है, एन माइनस वन क्या होता है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। यानी कि इसमें डी कक्षा क्या होती है, अपूर्ण रहती है। यानी कि जैसे 3D सीरीज में देखोगे तो 3D यानी कि जो हमारे पास चौथा आवर्त है उसमें 3D जो कक्षक होंगे वो सारे अपूर्ण है, क्या है, अपूर्ण है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अपूर्ण है या खाली मान सकते हैं उसको, है ना। क्या होते हैं, अपूर्ण या खाली हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इनमें कलर आता है। रंग आने का पहला जो कारण है वो है जो डी कक्षक है वो हमारे पास क्या है, अपूर्ण है या खाली है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर आता है। दूसरा कारण क्या है बेटा, देखो दूसरा हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग। जैसे जो डी कक्षक होते हैं, देखो ये डी कक्षक है, तो इन डी कक्षकों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये डी कक्षक क्या होते हैं, स्प्लिट करते हैं। यदि हम देखेंगे तो स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग डी के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं बेटा। डी के कितने कक्षक होते हैं, 5, है ना। 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक। और इनके नाम क्या होते हैं, यदि हम देखेंगे तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, फिर क्या आता है डी जेड एक्स, ठीक है ना। डी क्या होता है, जेड एक्स होगा। फिर क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नाम है इनके, ठीक है ना। और उसके बाद आता है डी जेड स्क्वायर, क्या आता है बेटा, डी जेड स्क्वायर आता है। इस प्रकार ये 5 कक्षक है, और ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। 2 भागों में कैसे बढ़ते हैं, ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाले में 2 चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ई और जी, ईजी ऑर्बिटल। और यदि इनमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्प्लिट हुए, तो यहाँ 3 कक्षक होते हैं जो कम ऊर्जा वाले होते हैं, अधिक ऊर्जा वाले ईजी ऑर्बिटल। नीचे इलेक्ट्रॉन गया तो उसको बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल, ठीक है। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में यदि क्या हुआ, ऊपर की तरफ गए तो क्या होंगे, ईजी ऑर्बिटल, नीचे की तरफ गए तो क्या हो जाएगा, T2Z ऑर्बिटल। अब यहां पर कुछ कहानियां ऐसी होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। क्या करेगा बेटा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जब इसकी ऊर्जा क्या होगी, फिर जैसे यहां अवशोषित करके इसमें चले गया, लेकिन यदि इसने क्या किया, ऊर्जा रिलीज की, माना इसने ऊर्जा को निकाला, ठीक है। निकालने के बाद ही क्या होगा, नीचे वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो जब ये ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा के कारण एक प्रकार का कलर आता है, उस ऊर्जा के कारण क्या आएगा बेटा, इसमें कलर आएगा, ठीक है ना। और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि कलर्ड होते हैं कंपाउंड। इसमें अक्सर डी ऑर्बिटल होता है या स्प्लिटिंग होती है, ऊर्जा ऊपर चले गए, उसने ऊर्जा ली, माना उसकी ऊर्जा रिलीज करनी पड़ी, तो उस ऊर्जा के रिलीज के कारण वो कलर आएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और यही कारण है बेटा, इसको बोलते हैं डी डी संक्रमण के कारण, डी डी संक्रमण, डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि डी ऑर्बिटल पहले ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में जा रहा है, फिर नीचे वाले ऑर्बिटल में आ रहा है, इसको बोलते हैं डी डी संकरण के कारण, संक्रमण के कारण कलर आते हैं, कलर दिखाई देते हैं, ये कारण कलर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल खाली है या अपूर्ण भरे हुए हैं, और उनमें इस प्रकार का मूवमेंट होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, जो डी ऑर्बिटल वाले वो कलर वाले होते हैं, ठीक है ना। कलर हमेशा क्या होता है, अनफेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखो और क्या, एक तो यहाँ स्प्लिटिंग हो गया बेटा, एक तो स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग किया इसने। दूसरा यहाँ पर यदि देखेंगे तो हमने क्या बताया, एक तो इसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, उसके कारण भी क्या आता है, कलर आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लिगेंड की प्रकृति होगी, लिगेंड्स आप लोगों ने सुने हैं,
लिगेंड जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो लिगेंड्स वहां पता लगेगा। इनकी प्रकृति भी जो होती है, इनका नेचर जो होता है, लिगेंड्स का नेचर होता है, उसके कारण भी क्या होता है, कलर आते हैं। और तीसरा होता है जो ज्यामिति होती है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो हमारे पास संकुल यौगिक है, क्या बोलते हैं उनको, हिंदी में बोलते हैं संकुल यौगिक, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनकी इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है ना, उनका जो आकार की ज्योमेट्री होगी, उसके कारण भी कलर होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। एक तो स्प्लिटिंग के कारण, डीटी संक्रमण के कारण कलर आते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कलर आते हैं, लिगेंड्स की प्रकृति के कारण कलर आते हैं, संकीर्ण जो संकुल यौगिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनकी ज्योमेट्री के कारण भी क्या होते हैं, कलर आते हैं। ये चीजें हो गई बेटा। अब इनके कलर देखते हैं थोड़ी सी, तो कुछ 4 कलर हैं, बाकी नहीं बता रहे हम। देखो वेनेडियम को देखेंगे, तो वेनेडियम का जो हमारे पास मेन ये होता है, ये होता है VO2 और पॉजिटिव। इसका कलर होता है बेटा येलो, येलो कलर जानते हैं आप लोग, पीला रंग, ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखेंगे तो दूसरा होता है Cr2O4, और इस पर सॉरी Cr2 नहीं, CrO4 और इस पे माइनस चार्ज, इसका पर्पल कलर होता है बेटा, ठीक है ना, पर्पल कलर। तीसरा यदि हम देखेंगे तो तीसरा होता है बेटा, नहीं सॉरी, इसको पर्पल नहीं होगा बेटा, इसका डीप येलो, क्या होगा, डीप येलो, ये डीप येलो हो जाएगा, है ना। दूसरा है MnO4, सॉरी MnO4 नेगेटिव, है ना, इसका होता है बेटा पर्पल कलर, इसका क्या होता है, पर्पल कलर, पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। और एक होगा लास्ट वन इज Cr2O7, और इसमें टू नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर होता है, ठीक है ना। ये कलर थे, ये अलग अलग प्रकार के कलर है। तो ये इस जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कलर इस प्रकार से होते थे, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के ये कलर होते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो ये कलर कलर की कहानी थी इनकी। उसके बाद आता है, जैसे कल डिस्कस भी कर रहे थे आप लोग, ये होता है मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं एलॉय, क्या बोलते हैं, एलॉय। नेक्स्ट है, एक एलोट्रॉपी होता है, एक एलॉय होता है बेटा, है ना, ये क्या होता है, एलॉय, ठीक है ना, एलॉय या एलॉय लिख सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो अलग अलग प्रकार की मिश्र धातु होती है, दो धातुओं को मिला दो मिश्र धातु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सी धातुएं मिलकर के क्या क्या चीजें बनाती है, देखो ये अधिकांश चीज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मिश्र धातुएं बहुत सारी बनाते हैं। जैसे देखो, पहले यदि मिश्र धातु देखेंगे तो ये होता है बेटा ब्रास, BRASS है ब्रास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीतल। गांव में पीतल के बर्तन मिलते हैं, पुराने जमाने में बहुत पीतल के बर्तन मिलते थे, है ना। और ये किन दो चीजों से मिलकर के बनाया जाता था, ये मिलता है बेटा, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन भी है ना, सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ जो दो चीजें मिलती हैं वो होता है जिंक और कॉपर, इन दोनों से मिला करके पीतल बनता है। यदि हम बोलते हैं कांसा, कांसे की थालियां सुना होगा, कांस, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एन है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हो गया कांस्य। तो कांस्य में यदि देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक की जगह टिन ले लेते हैं, बाकी कॉपर रहेगा, जिंक प्लस कॉपर, ये हमारे पास कांस्य हो जाए। एक और होता है जो बहुत ज्यादा, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाते बेटा, ये है ना, ये मिश्र धातुएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि कौन सी धातु, मिश्र धातु किसकी है, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, देखो गन मेटल, गन मेटल या वेल मेटल, जो गन मेटल होता है इसको गन मेटल के रूप में जाना जाता है, गन मेटल, या दूसरा इसको कह सकते हैं बेटा वेल मेटल, जो घंटी पे लगाया जाने वाला धातु होता है ना। गन मेटल क्या होता है, देखो ये कॉपर
जिंक और टिन, इन 3 चीजों से मिलकर के बनता है, वो है गन मेटल। ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील सुना होगा आप लोगों ने, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील सुना है आप लोगों ने? घरों में हम बर्तन कहते हैं स्टेनलेस स्टील लेके आना, है ना। तो स्टेनलेस स्टील किन किन चीजों से बनता है देखो, एक तो है आयरन Fe, क्रोमियम, देखो क्रोमियम भी होता है बेटा, निकिल होता है, ये 3 चीजें तो है ही, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कार्बन भी मिला देते हैं, थोड़ी मात्रा क्या करते हैं, कार्बन की मिला लेते हैं। ठीक है ना। तो ये बनता है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एलॉय होंगे, ये अलग अलग प्रकार के मिश्र धातु। इसका मतलब ये मिश्र धातु का निर्माण भी करते हैं जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व है। क्लियर हुआ बेटा? इनको देख लेना आप लोग कौन कौन से, है ना, और नोट भी करना है। ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों में डालूंगा, कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा फिर आगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें, वो है कैटालिटिक एक्टिविटीज, उत्प्रेरकीय जो हमारे पास होगा, उत्प्रेरक के गुण होते हैं इसमें, कैटालिटिक एक्टिविटीज। देखो बेटा हमारे पास उत्प्रेरकीय गुण भी कहते हैं इसको, उत्प्रेरकीय गुण। इनमें यदि देखें तो जितने उत्प्रेरकीय गुण होते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट में, है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अधिकांश उत्प्रेरकीय गुणों को दिखाते हैं। तो पहले उत्प्रेरकीय गुण के कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण ये होता होगा बेटा, कौन से कारण ये उत्प्रेरक गुण दिखाता होगा? तो इसका जो कारण है, क्या कारण हो सकते हैं उत्प्रेरकीय गुण के, वो निम्न हो सकते हैं। देखो पहला कहता है कि इसमें क्या होगा, जो डी कक्षक है, सबसे पहले देखो डी कक्षक ये क्या होता है, अपूर्ण होता है। इनमें क्या होता है, डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण ये क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दिखाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? नंबर 1, ये तो सारी जगह आ रहा है लगभग, जो डी कक्षक उसका अपूर्ण है। दूसरा यदि हम देखें, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ये जो तत्व है, जो ये सारे हमारे पास होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका क्या होगा, अधिक होगा। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक। हो गया बेटा? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। और तीसरा यदि इनका गुण है, वो है भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या। देखो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये सारे गुण है बेटा इनके, ऑक्सीकारक है ना, जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये भी कारण है इसका, उत्प्रेरकीय गुण के, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अलग अलग होती है। ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। चौथा एक कारण और है, इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं बेटा इसको संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। देखो जो संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है इनमें, बनाने की क्षमता, बनाने की क्षमता, इतने जो गुण हैं इसके, इनके कारण ये उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा ये, कोई बताएगा कौन से गुण दिखाता है? मेरी आवाज नहीं आ रही? उत्प्रेरक बिल्कुल, उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है ना। ये क्या कहता है, ये दिखाता है उत्प्रेरकीय गुण। एक तो इसमें डी कक्षक अपूर्ण है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, भिन्न भिन्न क्या है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। इन चारों गुणों के कारण, चारों गुणों के कारण जो है ये क्या करता है, उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम चलते हैं, ये तो उत्प्रेरकीय गुण क्यों दिखा रहा है ये हमने बताया है ना,
उत्प्रेरक गुण इसके कारण दिखा रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं डी ब्लॉक, है ना। अब हम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल किस चीज के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? डी ब्लॉक, मेटल कैटलिस्ट के। डी ब्लॉक के जो हमारे पास मेटल हैं, धातु हैं, ये कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट, इसका उदाहरण ले रहे हैं, डी ब्लॉक के कैटलिस्ट कौन कौन से। देखो बेटा, तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको ये है कि जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम कैटलिस्ट की भांति कार्य नहीं करता। जो स्कैंडियम है ये क्या नहीं करता है? उत्प्रेरक की भांति व्यवहार नहीं करता, ये उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता। पहली इंफॉर्मेशन, कार्य नहीं करता, कहीं भी आपको नहीं करता है, कहीं भी आपको स्कैंडियम उत्प्रेरक के रूप में नहीं दिखा होगा। ठीक है ना। तो एक, चलो एक तत्व तो हमारा हट गया, इससे तो गड़बड़, मतलब इससे हमने क्या कर दिया? अलग हटा दिया। तो स्कैंडियम क्या नहीं करेगा? स्कैंडियम उत्प्रेरक की भांति व्यवहार नहीं करता है। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, क्योंकि इस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में स्कैंडियम हमारे पास इस प्रकार का काम नहीं करता, उत्प्रेरक का काम नहीं करता। ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें टाइटेनियम। दूसरा क्या है? टाइटेनियम। और टाइटेनियम बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के लिए उपयोग में माना जाता है। और इसे बोलते हैं बेटा, देखो कैसे, ये कौन सा कैटलिस्ट बनाता है, देखो यहां पर बनाता है। इसका जो कैटलिस्ट है वो है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड, क्लोराइड सॉरी, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, और प्लस इथाइलिन, टेट्राइथाइलिन एल्यूमिनियम। ये इथाइलिन लिखा बेटा मैंने, ईटी का मतलब यहाँ पर किताबों में लिखा रहता है इथाइलिन, है ना। सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, इथाइलिन, ये इथाइलिन है ना। और 3 है, और एल्यूमिनियम, 3 इथाइलिन क्या है? 3 एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो इनका मिक्सचर जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लो। जो बच्चे अच्छे एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे एग्जाम का मतलब नीट वगैरह वगैरह, उनमें भी बहुत ज्यादा, नीट हो गया, जो भी हमारे पास ट्रिपल जो एई होते हैं आपके पास, जो भी होंगे, है ना। तो उन एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो TiCl4 और EtAl, इसका नाम मालूम है आप लोगों को? इस कैटलिस्ट का नाम मालूम है बेटा? किसी को मालूम है इस कैटलिस्ट का नाम? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, और इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या है? जिगलर, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका नाम क्या है बेटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये ध्यान रखना, TiCl4 प्लस Et3Al। Et क्या हो गया यहाँ पर? इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन, और ट्राइइथाइलिन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आएगा, इसको बोलेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये किस काम आता है? आप लोगों ने, आजकल हम पॉलीथीन उन्मूलन का कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना। तो एक हमने कहा कि वन टाइम यूज प्लास्टिक क्या है ना। तो जो ये होते हैं बेटा, ये वन टाइम यूज वो क्या होते हैं? उनकी थिकनेस बहुत पतली होती है, और उनसे जल्दी से क्या होता है, जो हमारे पास इथाइलिन है वो बाहर निकल आता है। लेकिन यदि हम इसको देखें, तो जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कैटलिस्ट का जो उपयोग होता है उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन बनाया जाता है, ठीक है ना, पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीथीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में उत्प्रेरक का काम, बनाने में
उत्प्रेरक का काम करता है। कौन करता है बेटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सा वाला? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, जो हाई डेंसिटी जो पॉलिथीन है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? वो थोड़ा फायदेमंद भी होता है, मतलब इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है ना। जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन होता है वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है ना? उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन है उसका पॉलिथीन बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया टाइटेनियम का हमारे पास उत्प्रेरक। पहला उत्प्रेरक किसका हुआ? टाइटेनियम का। दूसरा उत्प्रेरक देखते हैं बेटा, दूसरा नंबर आता है किसका? दूसरा नंबर लेते हैं वैनाडियम का। वैनाडियम के कैटलिस्ट है, ठीक है ना, वैनाडियम। तो वैनाडियम होता है वैनाडियम, ये देखो वैनाडियम, ठीक है ना। और वैनाडियम को हम वी से दिखाते हैं, ठीक है ना। पहले तो क्या होता है? स्कैंडियम होता है, इसका कोई कैटलिस्ट नहीं। टाइटेनियम का आप लोगों ने देख लिया जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया। और वैनेडियम के कौन से कैटलिस्ट होते हैं? इसका उपयोग हमने किया भी है बेटा। वैनेडियम का यदि हम देखेंगे तो वैनेडियम का जो कैटलिस्ट है वो हमने देखा भी है। किसी को याद है वैनेडियम का कैटलिस्ट? ये होता है बेटा V2O5। क्या होता है? V2O5। जब हम क्या कर रहे थे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, वहां पर हमने इसका प्रयोग किया था वैनेडियम पेंटॉक्साइड के। कब किया था? इसका संपर्क विधि में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रहे थे उस समय हमने इसका प्रयोग किया था। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण, देखो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन कक्ष में ले जा रहे थे, तो ऑक्सीकरण कक्ष में ले गए तो वहां पर क्या बनाया था इसने? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया था। और वहां लिया था हमने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के कैटलिस्ट के रूप में यूज किया था, उत्प्रेरक के रूप में यूज किया था। और ये बना था सल्फर ट्राइऑक्साइड। बना था कि नहीं बना था? फिर हमने इस पर पानी की अभिक्रिया करवाई थी, ठीक है ना। पानी की अभिक्रिया करके ओलियम बना था। ओलियम पर फिर हमने फिर किसकी अभिक्रिया करवाई थी? नहीं सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी। पहले इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल की तो ओलियम बना। ओलियम के बाद फिर पानी की अभिक्रिया करवाई तो 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये कहां पर ये क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। किस रूप में? वैनेडियम पेंटॉक्साइड। दूसरा इसका उपयोग कहां पर और हो सकता है? एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने कहा, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दूसरा यदि देखेंगे बेटा, इसमें करते हैं एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन, है ना, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसको, या एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण कहां पर होता है? जब बेंजीन का निर्माण हो रहा हो, ठीक है ना, बेंजीन का निर्माण। तो इसमें हम बेंजीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है बेटा एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीन। और इस पर हम क्या करते हैं? इसको सीधे हम ले लेते हैं किसकी उपस्थिति में? 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, शायद इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे और यहां पर लेंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है ना। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के निर्माण को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। जब बेंजीन का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिकरण। तो इसका दूसरा कारण कहां पर उपयोग कर सकते हैं हम? यहां पर करते हैं, इसमें एरोमेटिकरण। तो ये भी एक कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करता है। इसकी जो संरचना है बेटा, स्ट्रक्चर कभी कोई पूछ लेता है स्ट्रक्चर, वैसे पूछा नहीं है अब तक, है ना, बोर्ड एग्जाम में, यहाँ तो नहीं पूछा। तो देखो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो वैनोडियम पेंटॉक्साइड इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है बेटा। किससे जुड़ा रहता है? डायरेक्ट एक वैनेडियम दूसरे वैनेडियम से नहीं जुड़ता है, बल्कि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है। और यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दें, बस ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी प्रोसेस हमने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। किस प्रकार से हम इसको कैटालिटिक फॉर्म में देख सकते हैं।